4J वाला, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारा ये फॉर्म बिल्डर तो ओपन हो जाएगा, फॉर्म हमारा रन नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेंस हमारा इनिशियलाइज हो गया। फिर इसके बाद ये फॉर्म बिल्डर का मैंने शॉर्टकट यहाँ पे डाला हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं और वीडियो आपकी स्टार्ट हो गई है। उसमें वो वीडियो देखी थी आपने पुरानी, उसमें ऑडियो सही है? इसमें असल में माइक है ना बिल्ट इन, इस वजह से। मतलब जिस टीचर से मैंने पढ़ा था तो वो कहता था कि ये चार्ली चैपलिन की वीडियो है, इसमें आवाज़ नहीं है, इसमें खाली जो है ना तो वो है, वीडियो है खाली। अच्छा, इसका फॉर्म का नाम चेंज नहीं करते, कैनवस पे जाते हैं। ठीक है, और कैनवस के ऊपर 3 टेक्स्ट आइटम्स डालते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। ये 3 आइटम्स हो गए। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेट, और इन तीनों को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसमें 3 लेबल्स डाल देता हूँ। पहले लेबल में लिख देते हैं डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इसको इस तरफ सेट कर लेते हैं। फिर दूसरे में लिख लेते हैं डिपार्टमेंट का नेम, और तीसरे में लिख देते हैं डिपार्टमेंट की लोकेशन। और इन तीनों को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से अब इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे, और इन तीनों को भी मैं अलाइन कर लेता हूँ टुवर्ड्स लेफ़्ट। समझ आ रही है? इसकी अलाइनमेंट इसकी हो गई है। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, इस ब्लॉक को मैं नाम देता हूँ। ठीक है, इसको इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में जाके इस ब्लॉक का नाम चेंज करके इस ब्लॉक का नाम मैं रख देता हूँ डेप्थ। और डेटाबेस डेटा ब्लॉक यस, क्यूरी क्यूरी डेटा सोर्स टाइप टेबल, और टेबल का मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा कि किस टेबल से इस ब्लॉक को किस टेबल से कनेक्ट करना है, दैट इज़ डेप्थ टेबल। फिर उसके बाद आते हैं और एक एक अपने इस आइटम को सेलेक्ट करते हैं। पहले आइटम का नाम होना चाहिए डेप्थ नंबर, इसमें नंबर टाइप का डेटा आना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ। फिर इसके अलावा डेटा के बाद आ जाते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस आइटम यस है। कॉलम नेम, किस कॉलम से ये कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट नंबर के साथ। ठीक है, रिकॉर्ड्स में ज़रूरत नहीं है इसकी, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी, नाम चेंज हो गया। अच्छा, इसको डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे इसका नाम देते हैं डी नेम। ठीक है, फिर आ जाते हैं डेटा में, ये कैरेक्टर टाइप का है, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस में कॉलम नेम दे देते हैं डी नेम। ठीक है, जो कि टेबल का कॉलम का नाम है, तो इसका नाम डी नेम हो गया। अच्छा, फिर इसका नाम हम देंगे एलओसी। ठीक है ना, डेटाबेस में आ जाएंगे, कॉलम नेम, किस कॉलम से ये कनेक्टेड होगा, एलओसी कॉलम से, डेप्थ टेबल के एलओसी कॉलम के साथ ये कनेक्टेड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, बस ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब सिंपली जब हम रन करेंगे तो आपका जो डेप्थ टेबल होगा, उस डेप्थ टेबल आपका कनेक्टेड है इस डेटा ब्लॉक के साथ। ठीक है, और ये जो 3 आइटम्स हैं डेप्थ नंबर, डी नेम, एलओसी, ये कनेक्टेड है उस डेप्थ टेबल के 3 फील्ड्स के साथ। ठीक है, ये तो हमने काम पहले भी किया था, इसमें तो कोई मसला नहीं था ना। अब इस तरह करते हैं, एक नया डेटा ब्लॉक बनाते हैं। सिंपली इस डेटा ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन है ना, प्लस का जो साइन बना हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। तो ये आपसे कह रहा है यूज़ द डेटा ब्लॉक विजिट या बिल्ड अ न्यू डेटा ब्लॉक मैनुअली। मैं मैनुअली बनाता हूँ अभी। ठीक है, ओके किया, नया डेटा ब्लॉक बन गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ EMP। क्या नाम रखूँगा इसका? EMP, क्योंकि ये EMP टेबल के साथ मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। तो इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक, और एक तो नाम इसका ठीक है चेंज हुआ हुआ है, रिकॉर्ड
डॉट की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस में आते हैं, टेबल, और ये ईएमपी टेबल के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आइटम्स डालूंगा। इसमें किधर गया ईएमपी, अच्छा आइटम्स में आगे आइटम्स है ना इसके अंदर, ठीक है। ट्रिगर्स का ऑप्शन है, आइटम्स का ऑप्शन है, रिलेशंस का ऑप्शन है, ठीक है। आइटम्स पे आके मैं नया आइटम इसमें डालूंगा, 3-4 आइटम्स चलो इसमें हम डाल लेते हैं, ठीक है। पहले आइटम की जो चारों आइटम्स की जो टाइप है ना वो है टेक्स्ट फील्ड, चारों की टाइप है टेक्स्ट फील्ड। टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक और इस आइटम का नाम मैं रख देता हूँ ईएमपी नंबर, ठीक है। टेक्स्ट आइटम यानी कि आइटम की टाइप टेक्स्ट आइटम, अब यहाँ से आइटम की टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टाइप अभी चेंज नहीं करना, मैं टेक्स्ट आइटम चाहता हूँ। टेक्स्ट आइटम टेक्स्ट फील्ड को कहते हैं इसके अंदर, फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटाबेस में आके कॉलम नेम बताऊंगा कि ये कौन से कॉलम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर के साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है इसकी। इसमें फिजिकल के ऑप्शन में, अच्छा दूसरी चीज़ कि ये कौन से कैनवस के ऊपर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कैनवस एक जो बना हुआ है उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमारा एक डेप्थ के डेटा ब्लॉक के आइटम्स फिजिकली उसमें पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ईएमपी वाला जो डेटा ब्लॉक है ना, इसके जो 4 आइटम्स हैं ये भी उसी कैनवस के ऊपर मुझे नज़र आए। बात समझ में आ रही है, उसी कैनवस के ऊपर। तो ये मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको कि हमारे जितने भी आइटम्स हैं या जितने भी हमारे कैनवसेस हो गए, डेटा ब्लॉक्स हो गए, उनकी प्रॉपर्टी पैलेट में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। उनमें से जनरल की कैटेगरी है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरीके से कलर की, फॉन्ट की, प्रॉम्प्ट कलर, एडिटर, फिजिकल, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो फिजिकल हमारे पास एक प्रॉपर्टी की कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कैनवस की, ये आप यहाँ पे सेट कर दो। कैनवस 2 उस कैनवस का नाम है, अभी तक आपने एक ही कैनवस बनाया है ना, ठीक है। कैनवस 2 उस कैनवस का नाम है जिस कैनवस के ऊपर डेप्थ ब्लॉक के आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई ये जो मेरा ये एम्प्लॉय नंबर है, इसकी बजाय एक मिनट एक काम और कर लेते हैं कि आपका ये जो डेटा ब्लॉक है ना, एम्प्लॉय का डेटा ब्लॉक, इसका फिजिकल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा इस आइटम का एक तो नाम चेंज हो गया और दूसरा इसकी फिजिकल की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लिख देते हैं कि भाई ये कैनवस 2 के ऊपर आपको ये आइटम नज़र आना चाहिए। कैनवस 2 कौन सा है, कैनवस 2 वही कैनवस है जिसके ऊपर डेप्थ ब्लॉक के आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको वो कैनवस दिखा देता हूँ। इस कैनवस के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो इस कैनवस के ऊपर एक तो वो 3 आइटम्स, वो जो 3 आइटम्स हैं वो तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि मैंने सेट कर दिए थे, ठीक है ना। बाकी एक आइटम यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेक्स्ट आइटम आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहले वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये किसी और ब्लॉक का आइटम है, ये ईएमपी ब्लॉक का आइटम है, लेकिन इसी कैनवस के ऊपर ये आपको शो हो रहा है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। ये एक तो एम्प्लॉय नंबर आ गया। अच्छा फिर कौन कौन से आइटम्स हैं आपके पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आ जाएं। ये आपके 2 डेटा ब्लॉक्स हैं, एक ईएमपी नाम का डेटा ब्लॉक है, एक डेप्थ नाम का डेटा ब्लॉक है। मेरा काम ईएमपी के साथ है तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और कैनवस को भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ ईएमपी के डेटा ब्लॉक में, पहले आइटम को मैंने चेंज कर दिया, दूसरा आइटम जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो होना चाहिए एम्प्लॉय का नेम, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ ई नेम। फिर मैं आऊँगा यहाँ पे डेटा में देखूँगा टाइप कैरेक्टर, ठीक है। फिर डेटाबेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें कॉलम नेम कि ईएमपी के कौन से कॉलम के साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए, ये ई नेम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। फिर फिजिकल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं बताऊंगा कि इसका कैनवस कौन सा होना चाहिए, इसका कैनवस होना चाहिए कैनवस 2, ठीक है। इस कैनवस का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई नाम रख सकते हैं इस कैनवस का। ये नेम ई नेम, ये मैंने इसका नाम दिया है ई नेम, ये सिर्फ अपनी पर्पसेस के लिए, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी का, ये आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो मैंने दिया है ई नेम, ये आपकी उस फील्ड का नाम है, उस टेबल की फील्ड का नाम है जिसके साथ ये कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास ये तीसरी फील्ड भी है, ये हम ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं मिसाल के तौर पे जॉब। कॉलम नेम, ये किस कॉलम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जॉब के साथ। और डेटा में आके डेटा टाइप कैरेक्टर, ठीक है। फिजिकल में इसका जो कैनवस है वो भी कैनवस 2 होना चाहिए। और आखिर में मेरे पास ये एक और आइटम बच गया है, इसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल हायर डेट, ठीक है। ये हायर डेट आपको दिखाएगा,
डेटाबेस में आ जाएं, कॉलम नेम किस कॉलम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, हायर डेट के साथ, ठीक है। फिजिकल में इसकी प्रॉपर्टी कैनवस की जो है वो कैनवस 2, क्योंकि कैनवस 2 के ऊपर मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैनुअली थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे थ्रू विजिट बहुत ज़्यादा आसान है, थ्रू विजिट बहुत आसान है, ये डेटा ब्लॉक्स वगैरह बनाना इंतहाई आसान है। अब मैं कैनवस के ऊपर आता हूँ, कैनवस के ऊपर देखता हूँ, यहाँ पे एक हायर डेट है, ठीक है, जो कि सबसे आखिर में मैंने इसको ऐड किया था। इससे पहले जॉब को ऐड किया था, और जॉब से पहले ई नेम को ऐड किया था। इसको बारी बारी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ई नेम को इसके साथ थोड़ा सा गैप दे के, फिर उसके बाद ये जॉब की फील्ड को, और आखिर में यहाँ पे हायर डेट की फील्ड को, और इन चारों को मैं अलाइन कर लेता हूँ नीचे से भी, ठीक है, ये अलाइन हो गए। और इनको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेबल्स दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेबल्स दूंगा एम्प्लॉय नंबर का, या EMP नंबर, इसको मैं लेबल दे देता हूँ नेम का, इसको मैं लेबल दे देता हूँ जॉब का, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी ना, ये जो इसके अंदर लिखा है ना जॉब, ई नेम या एम्प्लॉय नंबर, ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हायर डेट है तो यहाँ पे मैं हायर डेट ऑफ दी एम्प्लॉय वो मैं शो कर लेता हूँ। फिर मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इनको मैं अलाइन कर लेता हूँ, अलाइन टॉप इनको कर लेता हूँ, ऊपर से ये चारों अलाइन हो गए, नहीं कि एक साथ लाइन में ही आ गए, ठीक है, समझ आ रही है इसकी। फिर मैं इसको और इसको फ्रॉम द लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ, इसको और इसको लेफ्ट से अलाइन कर लूँगा, समझ आ रही है इसकी। जॉब को और जॉब वाली फील्ड को फ्रॉम द लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ, हायर डेट और हायर डेट वाली फील्ड को, लेबल को और इस फील्ड को टुवर्ड्स द लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, GUI की सेटिंग्स हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। ये काम कर लेने के बाद अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं करता हूँ सेव, डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। FMV फाइल है, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, फॉर्म जब मैं रन करूँगा तो ये अच्छा लॉगिन होना है इसके लिए, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिए बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है ये रन करेगा। ये आप ले लें, इसमें कॉपी हो गया। ये पहले भी मैंने आपसे बताया था कि ये सेपरेट विंडो के अंदर खुल रहा है, ये ब्राउज़र के अंदर नहीं खुल रहा, उसकी खास रीज़न है, ठीक है। इसकी अपनी एक फ़ाइल है जिसकी सेटिंग्स मैंने चेंज की हुई है, जिसकी वजह से ये ब्राउज़र में नहीं खुल रहा, ठीक है। ये एक सेपरेट विंडो के अंदर ये खुल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल आपका इनिशियली तो यहाँ पर है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि आपका ये फॉर्म रन हो और इनिशियली कंट्रोल जो है ना वो इस ब्लॉक के अंदर हो, ये अलग ब्लॉक है, अलग ब्लॉक के 3 आइटम्स हैं, और ये सेपरेट ब्लॉक के 4 आइटम्स हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि आपका कंट्रोल जो है ना वो इनिशियली इस ब्लॉक के अंदर हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ये करो कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और दोबारा से मैं आता हूँ विंडोज़ में, ऑब्जेक्ट नेविगेटर, और यहाँ पे आप देखो ना तो एम्प्लॉय वाला ब्लॉक ऊपर है, डिपार्टमेंट वाला ब्लॉक नीचे, इस वजह से डिपार्टमेंट वाले ब्लॉक में कंट्रोल पहले नहीं जाता। आप कहते हो कि जी डिपार्टमेंट वाले ब्लॉक में पहले कंट्रोल चला जाए, तो आप सिंपली इसको ड्रैग कर लो, डबल क्लिक हो गया इस पर, इसको आप ड्रैग कर लो और इसको एम्प्लॉय से ऊपर ले जाओ, तो एम्प्लॉय से ऊपर आ गया ना अभी आपका डेप्थ वाला ब्लॉक। इसीलिए इसी तरीके से डेप्थ वाले ब्लॉक में आप चाहते हो जी कि सबसे पहला कंट्रोल हो डेप्थ नंबर के अंदर, तो ये सबसे ऊपर कर लो आप। उसके बाद आप डी नेम और LOC चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं डी नेम के बाद कंट्रोल जो है ना वो डेप्थ नंबर में आ जाए, या तो जिस तरह भी आप चाहते हो, तो उसका कंट्रोल जो है अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से अपने आइटम्स को ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर में सबसे पहले कंट्रोल आएगा डेप्थ नंबर के पास, और सबसे पहला आइटम है भी डेप्थ नंबर। उसके बाद नीचे जो आइटम है वो आपका डी नेम है, और उससे जो नीचे आइटम कैनवस के ऊपर जो पड़ा हुआ है वो LOC पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी ऑर्डर के अंदर मैंने यहाँ पे ये आइटम्स भी ऊपर नीचे है, तो उसी ऑर्डर से आपका जो है वो जब आप टैब की प्रेस करोगे ना तो जो कर्सर आपका जो मूव होगा वो एक एक आइटम में मूव होगा, इन ऑर्डर मूव होगा, ठीक है। ये आप देख लो, कैनवस को देख लो,
सबसे पहला आइटम आपका डेप्थ नंबर है, तो वहाँ पे भी डेटा ब्लॉक के अंदर भी सबसे पहला आइटम आपका डेप्थ नंबर है। यहाँ पे कैनवस में दूसरा आइटम एलओसी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम, वहाँ पे दूसरा आइटम आपका डी नेम है। तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको नीचे कर लो, ठीक है ना, और इस ब्लॉक को ऊपर कर दो, इस आइटम को ऊपर कर दो, या वहाँ पे डेटा ब्लॉक के अंदर आप आइटम्स ऊपर नीचे कर लो। बात समझ में आ रही है? अब देखें वहाँ पे सबसे ऊपर डेप्थ नंबर है, फिर डी नेम है, फिर एलओसी है। तो अब क्या होगा, अब आप जब कर्सर मूव करोगे ना, तो आपका कर्सर पहले तो होगा डेप्थ नंबर में, फिर उसके बाद जाएगा डी नेम में, और उसके बाद जाएगा किस में, एलओसी के अंदर कर्सर आता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख लो एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, हायर डेट है। इसी तरीके से इसी ऑर्डर के अंदर आप इधर भी देख लो, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, हायर डेट है। कोई फर्क तो नहीं है ना? इसी तरीके से इसी ऑर्डरिंग में आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे मूव करेगा। इसको कर लेते हैं सेव, और इस फॉर्म को रन कर लेते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल किधर है? अब कंट्रोल आपका डिपार्टमेंट वाले ब्लॉक के अंदर है। अच्छा, अब कंट्रोल कौन से ब्लॉक में है? डिपार्टमेंट के ब्लॉक में है ना। तो जब मैं यहाँ पे क्यूरी में आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा ना एग्जीक्यूट, ठीक है, तो आपकी एग्जीक्यूट क्यूरी इस ब्लॉक के लिए चलेगी, इस ब्लॉक के लिए नहीं चलेगी अभी, ठीक है। अब जब मेरा कंट्रोल आ जाता है ना इस ब्लॉक के अंदर, अब मेरा कंट्रोल किधर है? ईएमपी के ब्लॉक के अंदर है। अब जब मैं करूँगा क्यूरी एग्जीक्यूट, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट जो हुई है, ये ईएमपी ब्लॉक के लिए अब हुई है। ये समझ इस तरीके से आएगा कि इस ब्लॉक को मैं कर देता हूँ क्लियर, यानी कि इसमें जो डेटा अभी आपको नजर आ रहा है ना, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो आप आ जाओ ब्लॉक के मेन्यू में, और यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, इसको क्लियर कर दिया, यानी कि ये ब्लॉक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस ब्लॉक को भी कर लेते हैं क्लियर। दोनों ब्लॉक्स आपके क्लियर हैं अभी, ठीक है। आप कौन से ब्लॉक में हो? ईएमपी के ब्लॉक में हो करंटली, ठीक है। क्यूरी एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट क्यूरी सिर्फ किस ब्लॉक के लिए चली है? ईएमपी ब्लॉक के लिए। मैं इस ब्लॉक को कर लेता हूँ क्लियर और इस ब्लॉक में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलाऊंगा क्यूरी एग्जीक्यूट, तो अब क्यूरी किसके लिए एग्जीक्यूट हुई है? जिस ब्लॉक में आपका कंट्रोल था, ठीक है, डिपार्टमेंट वाले ब्लॉक में आपका कंट्रोल था, तो इस वजह से वो जो क्यूरी थी वो एग्जीक्यूट हुई डिपार्टमेंट के ब्लॉक के लिए। दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये कुछ ये मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ को देख लेते हैं। एक्शन से ये है कि आपने इंसर्शन, एक्शन का मेन्यू है, एक्शन के मेन्यू के अंदर आपने इंसर्शन की है, डिलीशन की है, आपने अगर अपडेशन की है, उसके बाद आपने चेंजेस वगैरह सेव करनी है ना अपनी, ठीक है, तो उसके लिए ये सेव का ऑप्शन है। यानी कि आपने कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया, आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया, ठीक है, तो तीनों केसेस में आपको इन चेंजेस को कमिट कर, जैसे कमिट की स्टेटमेंट होती है ना, COMMIT हम लिखते हैं ना SQL प्लस में, सेव के पीछे कमिट की स्टेटमेंट चल रही होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कि कमिट कर दो जो भी चेंजेस हुई हैं, डिलीशंस हुई हैं, इंसर्शंस हुई हैं, अपडेशंस हुई हैं, उनको सेव कर दो आप, ठीक है। तो ये सेव की कमांड उसके लिए, क्लियर ऑल सब कुछ क्लियर कर देगा, जो भी डेटा नजर आ रहा है ना वो डेटा क्लियर करेगा, डिलीट नहीं करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। और एक्शन के अंदर प्रिंट इसका जो है ये फॉर्म का प्रिंट निकाल देगा, और एग्जिट इस फॉर्म से एग्जिट कर देगा, ये फॉर्म आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एडिट का ऑप्शन है, इसमें कट कॉपी पेस्ट, सिंपल कट कॉपी पेस्ट, इसमें तो कोई मसला नहीं है, वही जो वर्ड में, वही नोटपैड में, वही विंडोज में, वही कट कॉपी पेस्ट है। एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन जो है ये मैं आपको खैर बता देता हूँ, लेकिन इसका एज सच आपको इसको मैं कर लेता हूँ क्यूरी एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अभी मैं कौन से कंट्रोल के ऊपर हूँ, डिपार्टमेंट नेम में, ठीक है। मैं जाता हूँ एडिट के ऑप्शन में, और एडिट के बटन को मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। बेसिकली इस विंडो को हम कहते हैं एडिटर, इस विंडो को हम क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। सच फ़ायदा मुझे तब होता अगर डिपार्टमेंट नेम बहुत लंबा होता, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा होते कि वो मुझे यहाँ पे नज़र ना आ रहा होता, सारे के सारे कैरेक्टर्स इस बॉक्स के अंदर मुझे अगर नज़र ना आ रहे होते, तो मैं अगर उसकी एडिटिंग करता तो वो फिर मैं इस एडिटर में कर सकता था। अपने यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड एडिटर्स भी हम बनाएंगे, ठीक है, जो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अपने एडिटर्स भी आप बना सकते हैं, यानी कि आप इसको मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि आपका जो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर आपके अपने बनाए हुए एडिटर्स जो है ना वो चलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, एडिट के मेन्यू में आओगे, यही एडिट का बटन आप प्रेस करोगे, तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट एडिटर खुल रहा है ना, तो वहाँ पे फिर आपका अपना बनाया हुआ एडिटर भी खुलेगा, जिसमें आप और कुछ नहीं करोगे, सिंपली आप इसका ये जो ऊपर ये जो इसकी जो टाइटल है वो टाइटल चेंज कर सकते हो,
इसका जो अंदर ये जो आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इस टेक्स्ट फॉन्ट कलर आप वगैरह चेंज कर सकते हो। बेसिक लेवल के कुछ काम है जो कि आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी एडिटर का यही है कि आपने यहाँ पे अगर कोई मिसाल के तौर पे कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसको आप ओके कर ले तो वो यानी कि एडिटिंग के लिए आप बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हो और इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एडिटिंग पर्पजेज़ के लिए ये, ठीक है। बाकी इसमें अब चेंजेस हो गई है ना, अब जब मैं इस फॉर्म में से निकलूंगा, एग्जिट करूंगा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड। अब चेंजेस मैंने क्या किए हैं, मैंने यहाँ पे एक एडिटिंग की है, मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड को एडिट किया है, उसको मैंने अपडेट किया है, यानी कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 था ना, इसका डिपार्टमेंट लोकेशन थी पेशावर, मैंने उसको नल कर दिया है। तो क्या मैंने ये सेव करनी है चेंजेस या नहीं करनी, तो उसके लिए येस नो या कैंसिल का ऑप्शन है। येस करेंगे सेव चेंज हो जाएगी डेटाबेस में भी, नो करेंगे तो फॉर्म आपका बंद नहीं होगा, ठीक है। नो करेंगे, सॉरी, यस करेंगे तो चेंजेस हो जाएंगी, फॉर्म बंद हो जाएगा। नो करेंगे तो चेंजेस नहीं होंगी, फॉर्म भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्शन में आया था और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन मैंने प्रेस किया था। कैंसिल करेंगे तो चेंजेस वगैरह भी नहीं होंगी और फॉर्म भी क्लोज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म जो है ये क्लोज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग योर डेटाबेस स्टेट। आपके डेटाबेस में कोई चेंजेस वगैरह इसने नहीं किए होंगे। आगे चलते हैं, इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ इस फॉर्म को, और इसी फॉर्म के अंदर ये आपका जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू है, डिफ़ॉल्ट मेन्यू ज़रा देख लेते हैं कि इसमें बाकी क्या क्या आइटम्स हैं। एडिट का समझ आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ है डिस्प्ले लिस्ट, ये मैं आज आपको नहीं बता रहा, ये आगे चलेंगे। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, LOV उसका नाम है, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। वो जब हम पढ़ लेंगे तो फिर आपको डिस्प्ले लिस्ट की समझ आएगी कि डिस्प्ले लिस्ट का क्या मतलब है और डिस्प्ले लिस्ट से क्या होता है, ठीक है। वो उसका इफेक्ट अभी नहीं होगा इसमें। तो क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्यूरी एग्जीक्यूट तो हो गया ना, अब इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास एंटर का ऑप्शन, ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। एंटर मीन्स कि इसमें आप जो है अपनी मर्जी का कोई क्राइटेरिया दे दें। मिसाल के तौर पे आपने वो तमाम रिकॉर्ड्स देखने कि जिनका फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नेम जो है ना वो अकाउंटिंग है, तो एट अ टाइम तो आपको अभी एक ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो नज़र नहीं आ रहे। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि अपने ब्लॉक्स की जो एक ब्लॉक की कुछ एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे तो हमें एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी नजर आएंगे ग्रिड की फॉर्म के अंदर। ग्रिड का पता है ना, जो टेबल फॉर्म होता है, रोज एंड कॉलम्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी तो एट अ टाइम हमें कितने रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम ग्रिड फॉर्म में जब लेके आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्यूरी के अंदर एंटर का जो ऑप्शन है ये किस तरीके से काम करता है। कैंसिल फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर दिया है, तो ये अब आपसे क्राइटेरिया मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया देने की ज़रूरत ऐसा जिसलिए नहीं है क्योंकि ग्रिड फॉर्म नहीं है, तो उसका कोई आपको सही प्रॉपर आइडिया नहीं होगा। तो इस अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, यानी कि आपने क्यूरी और एंटर प्रेस किया था ना, ठीक है, तो अनडू करने के लिए आपके पास ये कैंसिल का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। तो आपने ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्यूरी कैंसिल्ड, कि आपने यहाँ पे क्यूरी एंटर की थी। एंटर क्या है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। आपने की थी क्यूरी एंटर, लेकिन उसका आपको कोई इफेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। जैसे वो अनडू होता है ना वर्ड के अंदर, कि आपने कुछ काम अगर गलत कर दिया है तो कैंसिल कर दें, उससे आपका जो है वो इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल बेसिकली इस एंटर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्राइटेरिया क्या चीज़ है, काउंट हिट्स क्या चीज़ है, फेच नेक्स्ट सेट क्या चीज़ है, ये तभी समझ आएगा जब हम इसको ग्रिड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, अपने इस ब्लॉक के रिकॉर्ड्स को ग्रिड फॉर्म में लेके आएंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी इसमें इस तरह कर लेते हैं, क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक वाला जो मेन्यू है, सॉरी क्यूरी वाला जो मेन्यू है, इसमें एग्जीक्यूट हमने खाली देखे, कैंसिल हमने देखे, बाकी एंटर हो गया, लास्ट क्राइटेरिया, काउंट हिट्स एंड फेच नेक्स्ट सेट, ये अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक के ऑप्शन में लिखा है प्रीवियस ब्लॉक एंड नेक्स्ट ब्लॉक, और एक है क्लियर का ऑप्शन। क्लियर तो हम देख चुके हैं, ठीक है। आपका कंट्रोल इस टाइम पे कौन से ब्लॉक में, आपका कंट्रोल इस टाइम पे एम्प्लॉय वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। आपने अगर अपना कंट्रोल इस ब्लॉक से किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर अगर लेके जाना है, इसमें तो दो ही ब्लॉक्स है ना इस टाइम पे, एक डेप्थ वाला है, एक EMP वाला है। तो उसके लिए आपके पास ये नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन है। प्रीवियस में आ जाए तो आपका कंट्रोल जो होगा वो डेप्थ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका पहला जो फील्ड है वो इस टाइम पे हाईलाइट हो गया है। ब्लॉक के ऑप्शन में नेक्स्ट सेलेक्ट करें तो आपका कंट्रोल अगले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा जो कि EMP का ब्लॉक है। तो इस टाइम पे तो हैं ही दो ब्लॉक्स, तो नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो ये कंट्रोल एक दूसरे के अंदर आता जाएगा, ठीक है।
और ब्लॉक क्लियर के लिए ये है कि इसमें जो है वो डेटाबेस में से डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ ब्लॉक आपका ब्लॉक जो है फॉर टाइम बीइंग आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसमें जो भी डेटा आपको नज़र आ रहा था वो सारा यूज़र की हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यूज़र को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फिर यूज़र को अगर देखना है तो वो क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पहला रिकॉर्ड नज़र आएगा इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे आपको लेके जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाएगा। स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन ये मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे, जब हम बनाएंगे ग्रिड फॉर्म के अंदर अपना जो डेटा ब्लॉक है उसको जब हम ग्रिड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो उसमें स्क्रॉलिंग होगी, यानी कि 5-5 रिकॉर्ड आगे की तरफ चले जाएंगे। जैसे स्क्रॉलिंग होती है ना आपकी, जैसे स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार जब आप करते हैं स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी रिकॉर्ड्स नीचे की तरफ आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके लिए, बाकी प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ठीक है। और इंसर्शन के लिए ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम शायद देख भी चुके हैं, ठीक है। इंसर्शन यानी कि नया रिकॉर्ड आपने अगर इंसर्ट करना है। रिमूव कोई रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड आपने ये वाला रिकॉर्ड जो कि इस टाइम पे हाईलाइटेड है, जो कि इस टाइम पे कंट्रोल है जिसका इस टाइम पे आपका कंट्रोल इसका जिस रिकॉर्ड के ऊपर है वो ये वाला रिकॉर्ड है, इसको आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड रिमूव का ऑप्शन है, ठीक है। फिर ये लॉकिंग का ऑप्शन है कि ये इस रिकॉर्ड को लॉक कर देगा, यानी कि आप इस रिकॉर्ड को अगर लॉक कर दिया ना तो कोई और यूजर इसको ना डिलीट कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है, ना इसको रिमूव कर सकता है, मतलब ना डिलीट कर सकता है ना अपडेट कर सकता है, इसको रिकॉर्ड आपका लॉक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट भी आपको अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा जब हम ग्रिड का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। ये जो जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे ऑप्शंस यानी कि ग्रिड वाले ऑप्शंस, ये फिर मुझे याद कराएं, साथ साथ फिर मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। डुप्लीकेट वाला भी और क्लियर में जो है यही होगा कि आपका रिकॉर्ड जो है फॉर द टाइम बीइंग क्लियर हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, रिकॉर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले कोई और रिकॉर्ड था ना, अब आपको कोई और, यानी कि आपको अब नेक्स्ट रिकॉर्ड नजर आ रहा है, पहला वाला रिकॉर्ड क्लियर हो गया फॉर द टाइम बीइंग, रिमूव नहीं हुआ, डेटाबेस में से डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपको क्या हो गया, वो रिकॉर्ड क्लियर हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। समझ आ रही है इस बात की? अच्छा, स्टॉप है ना?